Hello everyone, welcome in science class. Yesterday we discussed about the completion of the chapter. Today we are discussing about the question answers of chapter 4, that is force and pressure. So we are discussing with the first part D, question number 1, that is in the following situations identify the agent exerting the force, ऑल्सो स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ईच केस. सो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, कुछ सिचुएशंस हमें दी गई हैं जिसके अंदर वी हैव टू आइडेंटिफाई द एजेंट एग्जर्ट फोर्स, यानी किसकी वजह से फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का क्या इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्वेश्चन देखेंगे. फर्स्ट पार्ट इसमें गिवन है. लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट, दैट इज स्क्वीजिंग ऑफ अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस. जब आप क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स के बीच में लेमन को जब आप क्या करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, निचोड़ते हैं. जब आप नींबू को निचोड़ते हैं अपनी फिंगर्स के बीच में तो क्या होता है, उसके अंदर से हम जूस निकालते हैं. ठीक है, लेमन जूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर से जूस निकालते हैं लाइम जूस बनाने के लिए. सो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो स्क्वीज़ करते हैं उसके लिए कौन सा एजेंट है जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है. तो सबसे पहला एजेंट कौन सा आ जाएगा इसमें, एजेंट्स आर फिंगर्स आर स्क्वीजिंग दे आर अप्लाइंग द फोर्स. ठीक है, स्क्वीजिंग द लेमन को स्क्वीज कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करें तो फिंगर्स अप्लाई द फोर्स. और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, दैट विल कॉज द चेंज इन शेप ऑफ द लेमन की शेप जो है वो चेंज हो जाती है. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है, दैट इज़ अ पर्सन डाइविंग इनटू द स्विमिंग पूल. एक ऐसा पर्सन जो डाइव कर रहा है स्विमिंग पूल में, तो इसमें फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द पर्सन. फोर्स पर्सन लगा रहा है, एजेंट ऑफ फोर्स इज पर्सन. एंड सेकेंड थिंग, इफेक्ट ऑफ द फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ेगा, दैट विज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. और पर्सन की भी पर्सन का भी कौन सा पार्ट अप्लाई कर रहा है फोर्स, हैंड्स और लेग्स. आपके सारे हैंड्स, आर्म्स और लेग्स फोर्स अप्लाई करते हैं ना स्विमिंग पूल के अंदर जब आप डाइव करते हैं. हैंड्स एंड लेग्स मेनली, बॉडी ऑफ द कह सकते हैं हम, बॉडी ऑफ द पर्सन. और इफेक्ट क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. आपका मोशन की स्टेट जो है वो चेंज होती है. ठीक है बेटा. सो नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट, अ लेबरर मूविंग अ लोडेड कार्ट. एक लेबरर जो लोडेड कार्ट को मूव कर रहा है, लेबरर जो लोडेड भरे हुए कार्ट को लेके जा रहा है. तो इसमें एजेंट क्या है, एजेंट ऑफ द फोर्स दैट इज द लेबरर जो है वो एजेंट है जिसकी जो पुश और पुल लगा रहा है. और इफेक्ट क्या आ रहा है, इफेक्ट आ जाएगा चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. वो कार्ट जो है वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, सो मोशन इसका चेंज हो रहा है. हमने पढ़ा था ना इन द चैप्टर वी स्टडीड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं. सबसे पहला हो सकता है चेंज इन शेप एंड साइज, दूसरा हो सकता है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, तीसरा हमने किया था थर्ड वाज द चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकती है. ठीक है बेटा. सो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है पार्ट डी. इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है. लेट अस सी व्हाट टू डू. सो पार्ट डी में, अ कार कमिंग टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ. एक कार जब रेस्ट पे आ जाती है, कब, जब इसका इंजन जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है. जब इसका इंजन स्विच ऑफ कर, आप गाड़ी को बंद करते हो ना, स्विच ऑफ कर देते हो चाबी की हेल्प से, की हेल्प से आप उसको स्विच ऑफ कर देते हैं. तो कार जो रेस्ट पे आ जाती है, तो इसमें कौन कहाँ पे एजेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, दैट विल बी द कार इंजन. और इफेक्ट क्या आएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट. मोशन से रेस्ट पे आ रही है ना, तो स्टेट ऑफ मोशन इज बीइंग चेंज्ड. क्लियर बेटा. नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ई पार्ट, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर अ बार कैप्ट एट अ सर्टेन हाइट. एक एथलीट जो हाई जंप कर रहा है, ठीक है, हाई जंप लगा रहा है, टू क्लियर अ बार मतलब एक जो बीच में कोई बार लगी होती है ना, एक डंडी सी लगी होती है, उसके ऊपर से जंप करके जाता है. ठीक है, एथलीट जब उसके हाई जंप के अंदर उसके ऊपर से जंप करके जाता है. ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या क्या एजेंट है और क्या इफेक्ट ऑफ फोर्स है. तो एजेंट हो गया आपका एथलीट, और इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, मोशन, स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो रही है.
नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट नॉन जीरो फोर्स, जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन जीरो फोर्स लगा रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? क्या एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई भी फोर्स, नेट फोर्स हम लगा देते कि नॉन जीरो फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट मूव करे एट द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन में वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है? नो, इट कैन नॉट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड। रीज़न क्या होता है बेटा? रीज़न क्या होता है? अगर हम बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे, कोई भी फोर्स उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट नॉन जीरो फोर्स लग रहा है, बिना फोर्स के जो है वो सेम पोजीशन को एग्जिस्ट, सेम उसका जो है सेम पोजीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस्ड के बीच में आपने डिफरेंस बताना है। सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? दे आर अ सेट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये सेट होता है इक्वल और अपोजिट फोर्सेज का जब नेट फोर्स जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, सपोज ये एक बॉक्स है जिसके ऊपर फोर्स लगाना है। सपोज एक पर्सन यहाँ से फोर्स लगा रहा है F1, ठीक है, और यहाँ से फोर्स लगा रहा है F2। कौन सी डायरेक्शन में? ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो दोनों साइड पे फोर्स क्या लग रहा है? इक्वल फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे? इस फोर्स को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। यानी एक साइड भी, इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है, दोनों साइड में फोर्स लग रहा है। उसकी वजह से होगा क्या? ये थिंग जो है, दिस बॉक्स विल नॉट मूव, ये बॉक्स मूव नहीं करेगा, ये बॉक्स नहीं मूव करेगा। सो नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स इसका क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। दे मे लीड टू द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसकी वजह से शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वीजिंग अ रबर बॉल बिटवीन आवर पाम्स, जब हम अपने हाथों के अंदर क्या करते हैं? वेन एवर वी स्क्वीज एनी थिंग बिटवीन आर पाम्स, अपने हाथों के बीच में कोई भी चीज़ हम पकड़ के, रबड़ की बॉल को जब हम स्क्वीज करते हैं दोनों साइड से, तो क्या होता है? जितना एक हाथ हमारा फोर्स लगा रहा है उतना दूसरा हाथ फोर्स लगा रहा है, तो वो स्क्वीज बीच में हो जाती है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? दैट विल बी जीरो। उसके बाद आता है हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? दे आर द सेट ऑफ अनइक्वल फोर्सेस। ये सेट होते हैं अनइक्वल फोर्सेस के, वेयर नेट फोर्स इज नॉन जीरो। सपोज हम ये बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, इस बॉक्स में एक साइड से सपोज यहाँ से लग रहा है F1 और यहाँ से क्या लग रहा है? F2। तो क्या होगा? क्या जो दोनों साइड में फोर्स है, अनइक्वल फोर्स लगेगा। अगर F1 ज्यादा है F2 से, इफ F1 इज मोर देन F2, अगर F1 F2 से ज्यादा है तो डायरेक्शन मूवमेंट की क्या होगी? ऐसे होगी, ठीक है। F1 अगर ज्यादा है, इफ F1 इज मोर देन F2, अनइक्वल फोर्सेस लग रहे हैं ना, तो जहां जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है मूवमेंट उस डायरेक्शन में होगी। और अगर F2 ज्यादा है बजाय F1 के, तो क्या होगा? डायरेक्शन फोर्स की क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन होगी। समझ रहे हैं बात को? इट मीन्स क्या होगा कि जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है किसी भी बॉडी के ऊपर, जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगता है बॉडी विल मूव इन दैट डायरेक्शन। क्लियर? बैलेंस फोर्स में क्या था? F1 और F2 दोनों बराबर थे, ठीक है, बैलेंस में F1 और F2 बराबर थे। लेकिन अब क्या है? अब अनबैलेंस्ड फोर्सेज है। इट मीन्स टू अनइक्वल फोर्सेज एग्जिस्ट ऑन द सेम बॉडी। एक बॉडी के ऊपर दो अनइक्वल फोर्सेज लग रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है द मूवमेंट विल टेक प्लेस इन दैट डायरेक्शन ओनली। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है, सो इसमें हम करेंगे दे आर सेट ऑफ अनइक्वल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेयर नेट फोर्स इज नॉन जीरो। जहाँ पे नेट फोर्स नॉन जीरो आएगा, दे मे लीड टू चेंज इन शेप, इसकी वजह से शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या है? सपोज एक रस्सी है, इस रस्सी के अंदर इधर से सपोज ए टीम है जो वो फोर्स लगा रही है, खींच रही है इस डायरेक्शन में, ये सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, और ये बी टीम जो है ये इधर से इधर खींच रही है, ठीक है। तो टग ऑफ वॉर में जिस साइड फोर्स ज़्यादा होगा, जिस साइड में फोर्स ज़्यादा लगेगा उस साइड में क्या होगा? अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो सारी की सारी टीम विन करेगी
ए वाली। और अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, विंड कौन सी करेगी, बी वाली। तो टग ऑफ वॉर के अंदर अनइक्वल फोर्सेज इन द अपोजिट डायरेक्शन दे में एक्ट। क्लियर बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी क्वेश्चन। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट इसका, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपने डिफरेंस करना है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर द फोर्सेज व्हेन द इंटरएक्टिंग बॉडीज आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब इंटरएक्टिंग बॉडीज डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में होती हैं, आपस में दो बॉडीज के बीच में डायरेक्ट इंटरएक्शन हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स, जब आप मसल से क्या करते हैं, कपड़ों को पकड़ते हैं, रगड़ते हैं, कोई भी मस्कुलर वर्क कोई भी आप कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी का पार्ट उस ऑब्जेक्ट के टच में आता है। एंड व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जब दो सरफेसेस या दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स, और दूसरा कौन सा आ जाता है हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर। सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड इज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जब दो बॉडीज आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती, व्हेन द interacting bodies are not in direct physical contact with each other, that force is known as non contact force। कौन कौन से फोर्स होते हैं, सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स, आप एप्पल को ऊपर उछालते हैं वो नीचे आके गिरता है, आप बॉल को ऊपर उछालते हैं वो नीचे आके गिरती है, क्यों गिर रही है वो, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी अर्थ एक इनविजिबल फोर्स उसके ऊपर लगा रही है, और जिसकी वजह से हर चीज़ जो ऊपर जा रही है वो नीचे आती है। आप ऊपर उछालते हो फिर भी नीचे आती है, क्यों आती है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, दैट इज द फोर्स एग्जिस्टिंग ड्यू टू द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ जो है वो फोर्स लगा रही है, जब आप ऊपर क्या करते हैं, थ्रो करते हैं किसी चीज़ को, वो नीचे आ जाती है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स लगता है, मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, दैट इज ऑल्सो द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दीज एग्जिस्ट। क्लियर बेटा। सो मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या होगा, टू मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट में नहीं आते, दूर से ही अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट जो है आयरन की चीज़ों को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फोर्स। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड, जब आप एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, व्हाट हैपन्स टू इट्स स्पीड, इसकी स्पीड के साथ क्या होता है, व्हाइल इट इज गोइंग अप। गिव रीजन फॉर योर आंसर। द स्पीड ऑफ बॉल डिक्रीजेज, जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हैं, पहले तो स्पीड बहुत स्पीड से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर थोड़ा सा ऊपर, जैसे जैसे ऊपर चलती जाएगी, द बॉल की स्पीड क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज इट मूव्स अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है और ग्रेविटी उसके ऊपर अपना फोर्स लगा रही है। ठीक है, सो स्पीड ऑफ बॉल डिक्रीजेज बिकॉज इट मूव्स अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है द फिगर शोज दैट, इसके अंदर आपके पास गिवन है। नेक्स्ट इज आर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो फिगर दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, द फिगर इज गिवन देयर। द फिगर शोज अ मैन विद अ पैराशूट, एक फिगर है जो एक मैन और पैराशूट का एक पिक्चर दी हुई है। नेम द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाउनवर्ड मोशन, जो पैराशूट है वो नीचे लैंड करता है, और क्या कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इज इट अ कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी आपको बताया था मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कैसा फोर्स है, वट इज विच काइंड ऑफ फोर्स इट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बी पार्ट इसका हम देखते हैं, विल द मैन कम डाउन विद द सेम स्पीड विदाउट द पैराशूट, बिना पैराशूट के क्या वो इंसान सेम स्पीड से नीचे आ जाएगा। एक्सप्लेन, नो, बिकॉज द एयर फ्रिक्शन विल बिकम लेस, तब एयर फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इस वजह से स्पीड उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है व्हेन इट कम्स डाउन टू द अर्थ। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल द प्रेशर चेंजेस, प्रेशर कैसे चेंज होता है इफ द एरिया इज डबल्ड कीपिंग द थ्रस्ट कांस्टेंट। तो इसमें हमें पता है, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है।
किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर जो प्रेशर है वो लगने वाला प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, थर्स्ट पर यूनिट एरिया, फोर्स, और थर्स्ट क्या होता है, थर्स्ट हमने किया हुआ है, थर्स्ट का मीनिंग क्या होता है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस की, जब किसी सरफेस के ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, 90 के एंगल पे लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थर्स्ट। ठीक है, तो जब वी नो दैट, हमें पता है कि प्रेशर डिपेंड अपॉन द फोर्स एंड एरिया, फोर्स और एरिया पे डिपेंड करता है, और अगर हम एरिया को डबल कर देते हैं, व्हेन द एरिया इज डबल कीपिंग द थर्स्ट कांस्टेंट, थर्स्ट यानी फोर्स, एफ से हम इसको डिनोट करते हैं, अगर फोर्स सेम है, एरिया को हम डबल कर देते हैं, एरिया डबल होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर विल बिकम हाफ, प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ। तो एरिया को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल कर दिया ना हमने एरिया, तो 1/2 रह जाएगा, फोर्स क्या रह जाएगा, आपका जो प्रेशर है दैट विल बी हाफ। समझ आ रहा है ना बेटा, तो इसकी जगह हम 2a रखेंगे तो ये हो जाएगा दैट विल बी हाफ ऑफ एफ अपॉन ए, यानी आधा हो जाएगा, द प्रेशर विल डिक्रीज, ऑन इंक्रीजिंग द एरिया द प्रेशर विल डिक्रीज। क्लियर बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल अ डाइवर एक्सपीरियंस अ ग्रेट प्रेशर। एक डाइवर कैसे एक्सपीरियंस करता है ग्रेट प्रेशर 100 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, जब पानी के नीचे वो 100 सेंटीमीटर बिलो जाता है या 200 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर जाता है, तो कैसे उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। रीज़न क्या है, बिकॉज लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ। हमें पता है जो लिक्विड प्रेशर होता है, लिक्विड प्रेशर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, एच, रो एंड जी, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एच मतलब हाइट या डेप्थ हम इसको कह सकते हैं, रो मीन्स डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड तीसरा हमने किया था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब तीनों में से एक भी कम हो जाए, एच डी जी भी आप इसको बोल सकते हो, डी से डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर लग रहा है, लिक्विड प्रेशर क्या हो जाता है, डेप्थ के साथ बढ़ जाता है, यानी कि अगर हम डेप्थ बढ़ा देते हैं, यानी हाइट, यानी कि हाइट गहराई को अगर हम बढ़ा देते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर घटा देते हैं, डेप्थ को हम घटाएंगे, सरफेस पे आ गया तो प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट ई इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।